हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सी सेट में रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सी सेट रीजनिंग में आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए। कोड्स के बारे में और अपोजिट कोड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोड्स और अपोजिट कोड्स के बारे में प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया है। जनरली कोड्स में हम लोग दो वर्ड्स याद रखना है आपको। एक तो इजोटी वाला वर्ड याद रखना है। इजोटी वर्ड में हमने बताया था कि खास बात क्या है भाई, इसमें 5 का मल्टीपल है। ये 5, 10, 15, 20, 25। और एक वर्ड आपको याद रखना है, कौन सा? सिफ्लोरेक्स। इस सिफ्लोरेक्स में क्या है कि ये 3 की टेबल में आता है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। देखिए, कोड क्या होते हैं। जनरली इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से लेकर के जेड तक हमारे 26 अल्फ़ाबेट हैं। और 26 अल्फ़ाबेट में जो अल्फ़ाबेट जिस पोजीशन पे आता है उसी को हम उसका क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। जैसे कि हमारा मान लीजिए सी की पोजीशन 3 है तो 3, एफ की पोजीशन 6 है तो 6, आई की पोजीशन 9 है तो 9। अब इस सिफ्लोरेक्स की मदद से हम पूरे के पूरे 26 अल्फ़ाबेट याद रखेंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक आपका सक्सीडिंग अल्फ़ाबेट और एक आपका प्रीसीडिंग अल्फ़ाबेट है। जैसे कि मान लीजिए सपोज आपसे कोई पूछता है एग्जाम्पल पे कि आप एस का कोड बताएं, तो आप देखते हैं कि आर के बाद एस होगा, इसलिए एस का कोड कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्यू का कोड बताएं, तो क्यू आर से पहले आता है, इसलिए क्यू का कोड कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो इस पूरे सिर्फ सिफ्लोरेक्स को ही अगर आप याद रखते हैं तो पूरी 26 अल्फ़ाबेट्स को हम याद रख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बताई गई हैं पहले से ही, और यहाँ पर भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि कोड आपको याद होने चाहिए। अपोजिट कोड्स भी हमने बता रखे हैं। देखिए, अपोजिट कोड का मतलब होता है, अपोजिट कोड कैसे पता करते हैं? इनका जो सम होगा, सम ऑफ 2 कोड, वो ऑलवेज जो है 27 होगा। जैसे कि मान लीजिए P है तो P का 16 है, तो इसका अपोजिट जो होगा वो 11 ऐड कर देंगे तो 27 ऑप्टेंड करने के लिए K होगा। इसका हमने आपको लॉजिकल मेथड भी बता रखा है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। स्टोरी के रूप में हमने पढ़ा रखा है। अपोजिट कोड एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं, क्या इस स्टोरी के रूप में हम कैसे याद कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने बात करी 5, 6, देखिए, स्टोरी के रूप में अपोजिट कोड याद रखने के लिए रिवीजन करा रहे हैं हम आपका। जैसे कि आगे की स्टोरी है, आज का दिन है। आज के दिन हमने बाई किया, बाई करने के बाद हम मैच खेलने गए, वहाँ 6 लगाया,
6 लगाने के बाद हमने अपने फ्रेंड से ड्यू मंगवाई। ड्यू पीने के बाद हमने कहा वो कितनी गर्मी है, फिर आपस में हमने प्यार भरी बातें करी। फिर हम लोग जीटी रोड पे घूमने निकल गए और वहाँ पर हम लोगों ने हाई स्कूल के दिनों की चर्चा करी और वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि एक बार हम लोग बिना टिकट इंडियन रेलवे की यात्रा कर रहे थे और पकड़े गए तो हम लोग जहांगीर के किले पहुँच गए। जहांगीर के किले का मतलब है कि जेल पहुँच गए और फिर जब हम लोग जेल से छूटे तो हमने पीके और मन दो बैक टू बैक आमिर खान साहब की मूवी देखी। देखिए ये लॉजिकल फॉर्मेट है हमारा अपोजिट कोड को याद रखने के लिए। अच्छा, मान लीजिए आपको ये कहानी नहीं भी याद होती है तो जो वर्ड्स हैं, जैसे आप जीटी रोड पे घूम रहे हैं तो आपको याद आ जाएगा कि सर ने कहा था कि जीटी रोड का मतलब है जीओटी आपस में अपोजिट कोड है। हाई स्कूल से आपको याद आ जाएगा कि एचएस हमारे क्या है, अपोजिट कोड से, इंडियन रेलवे से आईआर। तो पर्टिकुलर वर्ड्स से भी आपको पता चलेगा कि कौन किसका क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बेसिक आना चाहिए कोडिंग के चैप्टर में। अब देखिए इस चैप्टर को हम टाइप वाइज स्टडी करेंगे क्योंकि हमें क्या है, लॉजिक समझते हैं। रीजनिंग में हमने आपसे कहा है कि 40% पोर्शन हमारा मैथमेटिकल है और 60% पोर्शन हमारा क्या है, 60% पोर्शन हमारा लॉजिकल है। तो लॉजिकल का मतलब है कि लॉजिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में जो लॉजिक है वो क्या है, देखिए, प्लस माइनस ऑफ एनी नंबर इन सीरीज फॉर्म। इसमें जो लॉजिक आपको मिलता है टाइप नंबर 1 में, जो लॉजिक आपको मिलेगा, लॉजिक क्या है कि प्लस माइनस ऑफ एनी नंबर इन सीरीज फॉर्म, कि किसी भी कोड में क्या होगा कि प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है या दोनों ही चीज़ें हो सकती, प्लस माइनस दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि क्या होना चाहिए, सीरीज फॉर्म। जिन लोगों को ये नहीं पता कि सर सीरीज फॉर्म क्या होता है, तो आप समझिए सीरीज फॉर्म का मतलब है जैसे +1 +2 +3 +4 इस तरीके की सीरीज कंटिन्यू हो रही है, या फिर +4 +4 सेम नंबर कंटिन्यू हो रहा है, या फिर +1 -1 +1 -1 इस तरीके की एक सीरीज कंटिन्यू हो रही है, +3 +2 +1 -0 -1 -2 -3। ये भी हमारा क्या है, एक सीरीज फॉर्मेट है। कहीं ना कहीं जो है एक सीक्वेंस हमें नज़र आना चाहिए, तभी हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है, एक सीरीज फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया कि लॉजिक में प्लस माइनस ऑफ एनी नंबर इन सीरीज फॉर्म में होना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस में हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि हम लॉजिक को कोडिंग डिकोडिंग में चेक कैसे करेंगे। तो चेक करने का तरीका है, एक पहला मेथड है कि हम इसको डायरेक्ट चेक करें। डायरेक्ट का मतलब होता है फर्स्ट टू फर्स्ट चेक करें, पहले से पहले अल्फाबेट को चेक करें। अभी क्वेश्चन में ये चीज़ आपको बताई जाएगी। दूसरा होता है इनडायरेक्ट तरीका। इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट टू फर्स्ट को चेक करते हैं। लास्ट टू फर्स्ट का मतलब है पीछे से हम पहले वाले कोड्स को मैच करते हैं, या आप ऐसा समझ सकते हैं हम बैकवर्ड से, पीछे से हम इसको क्या करते हैं, लॉजिक फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और डायरेक्ट वाले में हम फॉरवर्ड माने आगे से लॉजिक को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर इन दोनों से हमें लॉजिक नहीं मिलता है, देन हम लोग यहाँ पर थर्ड लॉजिक के लिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्प्लिट। स्प्लिट करने का मतलब होता है, स्प्लिट का हिंदी में मतलब है कि तोड़ना। अब देखिए कोई भी चीज़ जब लॉजिक हम ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पे तोड़ने में क्या हो सकता है कि पेयर में हो सकता है, दो में हो सकता है, 3 का पेयर हो सकता है, 3 का पेयर हो सकता है, या फिर हम उसको
मिडिल से ब्रेक कर सकते हैं, बी से तोड़ के लॉजिक को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये सारी बातें नहीं मिलती हैं तो फिर उस चीज़ को इन लॉजिकल तरीके से इलॉजिकल तरीके से हम उसको चेक करते हैं कि वो इलॉजिकल क्वेश्चन है, इलॉजिकल तरीके से हम उसे चेक करते हैं। मेन हमारा क्या है, डायरेक्ट, जिसमें हम बोलते हैं फर्स्ट को चेक करना है, इनडायरेक्ट क्योंकि बैकवर्ड पीछे से चेक किया जाता है लास्ट टू फर्स्ट में, और स्प्लिट में हम दो में या तीन में चेक करते हैं, या मिडिल से चेक करते हैं, या इलॉजिकल। जब इलॉजिकल क्वेश्चन की बात होती है तो यहाँ हमें चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ता है कि चीज़ें कैसे लॉजिक बना रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन में किस तरीके से लॉजिक बन रहा है ये हम एनालिसिस करेंगे जब ये ऊपर के हमारे दो मेथड क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि सीरीज फॉर्म क्या होता है, और सीरीज में किसी भी सीरीज में हम लॉजिक को चेक कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कशन किया जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एनी कोड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिख सकते हैं। इन एनी कोड, किसी भी सांकेतिक भाषा में, किसी भी सांकेतिक भाषा में रमेश, किसी भी सांकेतिक भाषा में रमेश को SBN FTI कहा जाता है। किसी भी सांकेतिक भाषा में रमेश को SBN FTI कहा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में, पुनीत को क्या कहा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में पुनीत को क्या कहा जाएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन होगा, इफ इन एनी कोड रमेश इज रिटन एज SBN FTI, then find the code of पुनीत, तो पुनीत को कोड बताना है आपको। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम है, हमें लॉजिक देखना है। लॉजिक कैसे देखते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट का मतलब पहले से पहला चेक करते हैं। तो R से S को जब हमने चेक किया तो हमने पाया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। R से S का मतलब है +1, A से B में भी +1, N से N में भी +1, तो ये पूरा सीरीज +1 हो रहा है। तो लॉजिक हमें फर्स्ट टू फर्स्ट में मिल गया, दैट इज डायरेक्ट लॉजिक है, +1 है। जो लॉजिक हमने यहाँ पर फाइंड किया है उसी को ही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पुनीत में +1 करिए, P में +1 करेंगे, क्या हो जाएगा, P के बाद का नंबर Q, U में +1 करेंगे V, N में करेंगे O, F, P में +1 करेंगे। तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इफ इन एनी कोड, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पंकज को KCNRFV लिखा गया, देन फाइंड, तो उसी सांकेतिक भाषा में मुकेश को क्या लिखा जाएगा, तो उसी सांकेतिक भाषा में मुकेश को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट ही चेक करना चाहिए। P से K आपने चेक किया तो P का नंबर 16 है और K का नंबर 11 है। तो 16 से 11 हो गया, दैट इज कितना हो गया, -5, और A से C हो गया, दैट इज A का नंबर 1 और C का 3। तो देखिए यहाँ पर अगर आप चेक कर रहे हैं तो -5 और A से C का मतलब हो गया हमारा +2, N से ये 0 हो गया। तो इस तरीके से कोई लॉजिक नहीं फॉर्म हो रहा है, तो मतलब हमारा डायरेक्ट जो लॉजिक है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को किस मेथड से करेंगे, इनडायरेक्ट वाला लॉजिक चेक करेंगे। इनडायरेक्ट में हमने बताया था लॉस से हम चेक करते हैं, मतलब बैकवर्ड पीछे से चेक करते हैं। जैसे K हो गया, जैसे K का मतलब +1, A से C का मतलब +1 के बाद में जैसे K +1, A से C का मतलब +2,
k से n हो गया, k का नंबर होता है 11 और ये हो गया 14 दैट इज +3, n से r हो गया हमारा इस तरीके से, +4 +5, इस तरीके से हमारा लॉजिक चल रहा है। क्या हो रहा है, +5 +6। इसी लॉजिक को हम केस में अप्लाई करेंगे। तो देखिए h से +1 करेंगे, h में +1 करेंगे दैट इज i, s में हम +2 करेंगे तो +2 का मतलब हो गया u, e का नंबर होता है 5, 5 में +3 करेंगे 8, 8 किसका नंबर होता है, h का, कोड इसीलिए आपको याद रखने होंगे। k का नंबर होता है 11, 11 में +4 करेंगे दैट इज 15 और 15 इज द कोड ऑफ o। q नंबर है 21 और 21 में जब हम 5 ऐड करेंगे 26, 26 इज द कोड ऑफ z। n का नंबर होता है 13 और 13 में जब हम 6 ऐड करेंगे दैट इज 19 और 19 इज द कोड ऑफ s। तो आंसर हो जाएगा IUHOZS। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप में। ये टाइप नंबर 1 आपका इम्पोर्टेंट है, इसका लॉजिक, इस चीज़ को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। इफ यदि वर्ड है हमारा अपडेट, अपडेट को लिखा गया है PNADB H। आपको फाइंड करना है, अपडेट को लिखा गया है TNADBH। आपको फाइंड करना है ग्रेड्स, GREATS को क्या लिखा जाएगा। आप यहाँ पर लॉजिक फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप डायरेक्ट देखते हैं तो U से T हो रहा है, तो U से T होने का मतलब है यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 की -1। तो U से T का मतलब T पहले आ रहा है तो +1 नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, -1। P से N में -2, D का नंबर है 4, 4 से हमारा कितना हो रहा है, 1 दैट इज -3। A से भी +1, T से भी +2 और +3, तो -1 -2 -3 +1 +2 +3, तो कहीं ना कहीं सीरीज फॉर्म बन रहा है। तो इस लॉजिक को हम ग्रेड्स में अप्लाई करेंगे। G का नंबर होता है 7, 7 में -1 करेंगे दैट इज 6। F, R का नंबर होता है 18, 18 में -2 करेंगे दैट इज 16। E का नंबर है 5, 5 में -3 करेंगे दैट इज 2, 2 का नंबर है B। अब यहाँ पर हमारा प्लस करना है, A में +1 करेंगे B, T में +2 करेंगे दैट इज B और S में कितना करना है, +3। तो S का नंबर होता है 19 और 19 में जब आप +3 करेंगे तो 19 + 3 कितना हो जाएगा, 22। तो आंसर हो जाएगा FP BB BB। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ यदि फादर को, इफ इन एनी कोड, किसी भी सांकेतिक भाषा में फादर को लिखा जा रहा है। देखिए कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है, फादर को लिखा गया है SZESFI। ये जो मैथ्स में हम इस साइन को रेशियो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर फादर को ये लिखा गया है, इसका मतलब ये चीज़ आपको पढ़ने को मिलती है कहाँ पर, एनालॉगी के चैप्टर में। तो एनालॉगी में
एनालॉगी का जो कोडिंग डिकोडिंग है वो हम यहीं पर फिनिश करेंगे, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस उसको लिखने का जो तरीका है वो चेंज कर दिया जाता है। फादर को ये लिखा गया है और आगे इस तरीके से एक एरो बना दिया जाता है और आपसे पूछ दिया जाएगा रमेश को क्या लिखा जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो सेम है जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में होता है कि फादर को ये लिखा जा रहा है तो रमेश को क्या लिखा जाएगा। बस यहाँ पर ये सिंबल्स का यूज किया गया है, तो आप हमेशा याद रखिए यहाँ से आपको लॉजिक फाइंड करना है और उस लॉजिक को रमेश में क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी मिलेगा तो आप घबराएंगे नहीं, आपको पता है कि ये किसका फॉर्मेट है, एनालॉगी का, लेकिन लॉजिक क्या है, सेम है एज ए कोडिंग डिकोडिंग। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं हम डायरेक्ट लॉजिक। तो डायरेक्ट में F से S हो रहा है, E से Z हो रहा है, हमें कोई लॉजिक नहीं मिल रहा। इनडायरेक्ट अगर देखते हैं तो R से S है, लास्ट से फर्स्ट को चेक करते हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, फादर को अगर हम यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं SZESFI, तो लास्ट से देख रहे हैं R से S तो ठीक है, लेकिन E से Z बहुत बड़ा गैप है और यहाँ से लॉजिक हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहला जो मेथड है डायरेक्ट और दूसरा जो मेथड है इनडायरेक्ट, दोनों के दोनों मेथड हमारे अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि थर्ड हमने आपको बताया था स्प्लिट मेथड। स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक करना है। तो जब आपका ये लॉजिक नहीं लग रहा है तो आप ब्रेक करके देख लीजिए, दो में पहले करिए, F और A में कर रहे हैं तो बात नहीं बन रही। अगर हम 3 में ब्रेक कर रहे हैं इसको, तो आप देख सकते हैं T से S हो रहा है, T से S होने का मतलब क्या है, -1, A से Z -1। देखिए A से Z -1 कैसे कह पाए हम, क्योंकि ये बात भी आपको बताई गई है कि किसी भी कोड में इन एनी कोड इंट्रोडक्शन वाली क्लास में आपको मिलेगा, इन एनी कोड किसी भी कोड में आप क्या कर सकते हैं, ±26 कर सकते हैं। तो आप चाहें तो A को 1 मान लें तो Z का नंबर 26 है, 26 में -26 करेंगे 0 हो जाएगा। डिटेल में हमने इंट्रोडक्शन में ये बात समझाई है। तो 1 से 0 होने का मतलब -1 हो रहा है। या फिर दूसरा तरीका है, A का नंबर 1 ना लेकर के हम 27 लें, प्लस कर दें 26, तो 27 से जब 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी कितना आएगा, -1। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कोड के बीच में जो डिफरेंस है वो मिनिमम रखना होता है। ठीक है, T से E की बात कर रहे हैं तो देखिए A से हमारा क्या हो गया, Z हो गया, और F से E, तो F से E भी क्या हो गया, -1। इस तरीके से यहाँ पे चेक करते हैं, R से S +1, E से F +1 और H से I +1। तो ये लॉजिक हमें मिल गया और इसे हमें क्या करना है, रमेश में अप्लाई करना है। तो देखिए रमेश में अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मिडिल से इसको ब्रेक कर लेना है और इधर के जो 3 अल्फाबेट हैं उसमें क्या करना है, -1 करना है। तो M में -1 करेंगे दैट इज क्या हो जाएगा, L, A में -1 करेंगे Z और R में -1 करेंगे दैट इज Q। H में -1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा G और S में -1 करेंगे दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा कितना, R। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पहला हमारा है यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है और यहाँ पर हमें क्या करना है, सारे कोड्स में प्लस करना है। तो इधर तो हमने राम में माइनस कर लिया, -1, लेकिन इधर के कोड में हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो ध्यान से देखिएगा, H में +1 करेंगे तो H में +1 करने पर हमारा क्या हो जाएगा, I, S में +1 करेंगे T और E में +1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा F। तो आंसर हो जाएगा LZQITF। यहाँ पर आंसर हो जाएगा LZQITF। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मान लीजिए यदि मशीन को लिखा गया, इफ एनी कोड, किसी भी सांकेतिक भाषा में मशीन को लिख रहे हैं हम लोग, दी
फाइंड करना है आपको कुलदीप को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, मशीन से लॉजिक फाइंड करना और कुलदीप का बताना है कि क्या होगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें आप देख लें। तो यहाँ पर देख रहे हैं डायरेक्ट का लॉजिक हमारा फेल हो रहा है, इनडायरेक्ट भी नहीं लग रहा है, स्प्लिट से भी बात नहीं बन रही। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस में हम ये देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो मिडिल का अल्फाबेट है एच, ये कॉमन रखा गया, सेम है। और सी से अगर हम देख रहे हैं डी को तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ए से जेड को अगर हम चेक कर रहे हैं -1 हो रहा है। और एम से एन का मतलब है +1 हो रहा है। ठीक है, इस बात को अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ई से +1, एन से एम हो रहा है -1 और आई से जे हो रहा है दैट इज +1। तो ये लॉजिक है, मिडिल अल्फाबेट सेम है। तो जो लॉजिक हमारा मशीन में है इसी बात को हम कुलदीप में अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे, मिडिल अल्फाबेट आपको सेम रखना है डी, एल में +1 करना है तो +1 करेंगे एल में तो क्या हो जाएगा एम, यू में -1 करेंगे टी और के में +1 करेंगे एल। इस तरीके से पी में +1 करेंगे क्यू, ई में -1 करेंगे डी और ई में +1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा एफ। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। क्या आंसर है, एम टी एल डी क्यू डी एफ। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 में हमने सारे फॉर्मेट करने की कोशिश करी है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और स्प्लिट। और स्प्लिट के बाद में अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें हमें एनालिसिस करना पड़े तो उस तरीके के भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। टाइप नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले लॉजिक देख लेते हैं कि टाइप नंबर 2 में क्या लॉजिक है। तो टाइप नंबर 2 में जो लॉजिक है हमारा, जो क्वेश्चंस हमारे बेस्ड होंगे इसमें वो अपोजिट कोड पे बेस्ड होंगे। इस पे बेस्ड होंगे अपोजिट कोड। अपोजिट कोड अभी इंट्रोडक्शन में भी हमने आपको समझाया है। अपोजिट कोड्स पे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, लॉजिक कैसे देखा जाता है ये हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यदि रीता, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीता को लिखा जाता है IVVGZ, तो उसी सांकेतिक भाषा में सुमित को क्या लिखा जाएगा। रीता को लिखा जाता है IVVGZ, तो सुमित को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहला है अपोजिट। हम क्या चेक करेंगे, डायरेक्ट को चेक करेंगे। तो डायरेक्ट में देखते हैं अपोजिट, आई का आर है इंडियन रेलवे, ये आप लोग लब में पढ़े हैं, एल का ओ और बी का ई अपोजिट होता है, जीटी रोड है और ये क्या है आर। तो ये सारे के सारे अपोजिट हैं। और अपोजिट होने के साथ साथ किस मेथड से अपोजिट है, ये डायरेक्ट मेथड से अपोजिट है। डायरेक्ट का मतलब है फर्स्ट टू फर्स्ट हम लोग चेक कर रहे हैं, फर्स्ट से चल रहे हैं या फॉरवर्ड चेक कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिक हमेशा याद रखिए किस तरीके से हमने फाइंड किया है, क्योंकि रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में आप स्टूडेंट्स में अप्रोच डेवलप करनी है। जब तक आपके अंदर किसी भी चीज़ की थिंकिंग पावर नहीं आएगी तब तक रीजनिंग आपके लिए आसान नहीं होगी। ठीक है, तो थिंकिंग एबिलिटी कहीं ना कहीं उसमें लिखा होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तो आपके अंदर सोचने की क्षमता जनरेट करनी है कि लॉजिक किस तरीके से हो रहा है। इस बारे में आप जब जान जाएंगे तभी क्वेश्चंस इजीली आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ सुमित में अगर हम लोग बात करें तो एस का हाई स्कूल, यू का उफ, एम का हमने बताया था मन, आई का इंडियन रेलवे और टी का क्या हो जाएगा जीटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा HFNRG। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मान लीजिए लिखा है इफ यदि लेसन को, ठीक है, इफ इन एनी कोड या किसी सांकेतिक भाषा में लेसन इज रिटन एज MLHHVO, उसी सांकेतिक भाषा में
देन इन सेम कोड, तो उसी सांकेतिक भाषा में देन इन सेम कोड पजल को क्या लिखा जाएगा, तो उसी सांकेतिक भाषा में पजल को क्या लिखा जाएगा, देन इन सेम कोड पजल इज रिटन व्हाट, पजल इज रिटन व्हाट, पजल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप यहाँ लॉजिक फाइंड करिए। देखिए डायरेक्ट देख रहे हैं तो डायरेक्ट अपोजिट नहीं दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो डायरेक्ट जब नहीं दिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट की तरफ अप्रोच करेंगे। इनडायरेक्ट में देख रहे हैं एम का एन अपोजिट है, ओ का एल अपोजिट है, एच का एस, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे के सारे अपोजिट वर्ड्स हैं और ये अपोजिट किस तरीके से लिखे गए हैं, इनडायरेक्ट तरीके से लिखे गए हैं। और इनडायरेक्ट का मतलब हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि बैक से लिखे गए, पीछे से चेक कर रहे हैं। पजल में भी यही बात करेंगे, ई का अपोजिट पीछे से बी, एल का ओ, जेड का क्या होता है आज, फिर जेड है तो आज, यू का हो जाएगा एफ और पी का क्या होता है पी के, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ओ ए एफ के। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है इफ, यदि मदर को लिखा गया है जी एल एन आई वी एस, ठीक है, फाइंड करना है आपको सुरेश, तो सुरेश को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, तो मदर से आपको लॉजिक लगाना और सुरेश में आपको अप्लाई करना है लॉजिक को। देखिए एम से जी अपोजिट नहीं है और आर से जी भी अपोजिट नहीं है, कहने का मतलब जो पहला हमारा तरीका देखने का डायरेक्ट और दूसरा जो तरीका है इनडायरेक्ट, दोनों ही यहाँ पर हमारे काम नहीं आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा कि हम लॉजिक को स्प्लिट करके चेक करेंगे। तो दो में हम स्प्लिट कर सकते हैं, दो से, लेकिन हमारी बात नहीं बन रही, तो हमने यहाँ पर क्या किया, मिडिल से इसको स्प्लिट किया और हम देख पा रहे हैं कि जी का टी अपोजिट है, ओ का एल अपोजिट है और एम का एन अपोजिट है। ऐसे ही इंडियन रेलवे है, ई का बी अपोजिट और हाई स्कूल। तो हमने देखा कि स्प्लिट में जैसे ही हमने इसमें तीन तीन में ब्रेक किया तो ये हमें अपोजिट मिल गया। तो यहाँ पर हमारा अपोजिट का लॉजिक है और कहाँ से है, मिडिल से हमने इसको स्प्लिट किया है, 20 से तोड़ने पर हमें लॉजिक मिल गया है। अब इस बात को हम सुरेश में अप्लाई करते हैं, तो सुरेश में देख सकते हैं आप, आर का अपोजिट क्या होता है इंडियन रेलवे, यू का अपोजिट एफ और एस का अपोजिट एच, ऐसे ही एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच और ई का अपोजिट बी। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा आई एफ एच एस एच बी। एक क्वेश्चन हम लोग एनालॉगी का कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि एनालॉगी की कोडिंग डिकोडिंग यही करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे होता है एनालॉगी में। एनालॉगी चैप्टर हिंदी में इसको बोलते हैं सादृश्यता, सादृश्यता, ठीक है। एनालॉगी टेस्ट का बुक में चैप्टर है सादृश्यता परीक्षण। सेम क्वेश्चन करने का तरीका है, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे कैट को लिखा गया है इस तरीके से क्वेश्चन बनता है एनालॉगी में। कैट को जी जेड एक्स लिखा गया है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। सिंपली ये हमें रेशियो और प्रोपोर्शन के सिंबल लगते हैं, लेकिन एनालॉगी में इसका मीनिंग ये है कि इस वाले जो वर्ड है इसका जो है इससे क्या रिलेशन है, और जो रिलेशन होगा वही डॉग को आपको आगे अप्लाई करना होगा। तो अगर आप देखें तो डायरेक्ट में जी का टी अपोजिट है, ए का जेड अपोजिट है, ये सारे एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट हैं, और ऐसे ही सी का एक्स अपोजिट है। तो यहाँ पर हमें जो लॉजिक मिला वो किसका मिला, अपोजिट का। और अपोजिट का लॉजिक आप डॉग में अप्लाई कर दीजिए। देखिए जी का क्या अपोजिट होता है टी, ओ का अपोजिट क्या होता है एल, और डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। तो आंसर हो जाएगा टी एल डब्ल्यू, टी एल डब्ल्यू।
टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें लॉजिक क्या है, चेंज ऑफ प्लेस ऑफ अल्फाबेट। चेंज ऑफ प्लेस ऑफ अल्फाबेट का मतलब है कि जो अल्फाबेट हमारे पास गिवन होंगे उनका सिर्फ क्या चेंज होगा, प्लेस चेंज होगा। ठीक है, चेंज ऑफ प्लेस ऑफ अल्फाबेट। क्वेश्चन से समझते हैं। अब देखिए चेंज ऑफ प्लेस ऑफ अल्फाबेट में एक बात आप समझिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि लॉजिक को कैसे देखेंगे, तो हो सकता है कि पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया जाए, पूरा का पूरा वर्ड क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, पलट दिया जाए, या फिर हो सकता है कि चीज़ें स्प्लिट करके रिवर्स की जाए, और या फिर आपको इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस तरीके से चेंज ऑफ प्लेस अप्लाई हो रहा है। रिवर्स हो सकता है, पूरा का पूरा पलट सकते हैं, स्प्लिट माने तोड़ के हम उसको देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर अल्फाबेट्स को चेंज किया गया है। फिर या अगर ये दोनों अप्लाई नहीं होंगे तो फिर हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हमारी क्वेश्चन में चीज़ें अपने प्लेस को चेंज कर रही हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें, यदि मुकेश को लिखा गया है HSEKUM और आपको फाइंड करना है पंकज को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, मुकेश को लिखा गया है HSEKUM, तो पंकज को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर एक पहचान है, कैसे जानेंगे कि हाँ यहाँ पर चेंज ऑफ प्लेस ऑफ अल्फाबेट ही अप्लाई हो रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि चेंज ऑफ प्लेस ऑफ अल्फाबेट का मतलब है कि जो भी गिवन होगा आपको, जैसे ये गिवन है, तो इस वाले में आप देख पा रहे हैं यहाँ कोई न्यू अल्फाबेट इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसमें सारे के सारे अल्फाबेट ऊपर गिवन वर्ड्स में अप्लाई हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं, उन्हीं का यूज किया गया है। मतलब जहाँ भी चेंज ऑफ प्लेस ऑफ अल्फाबेट होगा वहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है नोट में कि there is no use of new अल्फाबेट। देयर इज नो यूज ऑफ न्यू अल्फाबेट, इसमें क्या होगा, नया अल्फाबेट का कोई यूज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बस आपको यहाँ पर क्या देखना है कि इसका जो प्लेस है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन में इसमें क्या किया गया है कि पूरा का पूरा वर्ड जो है मुकेश को रिवर्स लिख दिया गया है, HSEKUM, HSEKUM। तो यहाँ पर जो लॉजिक है वो क्या है कि रिवर्स किया गया है अल्फाबेट्स को। तो अगर रिवर्स किया गया है तो पंकज को भी रिवर्स कर दीजिए, JAKNAP, ये हमारा आंसर हो जाएगा JAKNAP। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे है यदि फैक्ट्री, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री। तो फैक्ट्री को हम लोग लिख रहे हैं ORYTCAF, फाइंड। फैक्ट्री को ORYTCAF लिखा गया है और आपको फाइंड करना है हिस्ट्री। हिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा रिवर्स नहीं किया गया है और ना ही इसमें स्प्लिट की बात हो रही है।
तो ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि क्या करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से लॉजिक फाइंड हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जो ये टी अल्फाबेट है ये तो अपनी पोजीशन पर सेम है, और ओ आर वाई को उठा करके हमने फर्स्ट लिख दिया है, और एफ एस सी को हमने क्या किया है, रिवर्स करके लिखा है सी ए एफ। तो जो चीज़ यहाँ पर एनालिसिस करके हमने फाइंड आउट की है उसी बात को हम हिस्ट्री में अप्लाई करेंगे। तो देखिए टी को हमें सेम रखना है, तो टी हमने सेम रखा। अब ओ आर वाई को फर्स्ट लिख देंगे, ओ आर वाई, और एफ ए सी को हमने रिवर्स किया था सी ए एफ, इसलिए एच आई एस को रिवर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, एस आई एच। आंसर हो जाएगा ओ आर वाई टी एस आई एच। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यदि कंप्यूटर को लिखा गया है P O T M O C R A T U को फाइंड करना है आपको। कंप्यूटर को लिखा गया है T M O C और R E T U। आपको बताना है मैनेजर्स को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि किस तरीके से चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है, किस तरीके से अल्फाबेट के स्थान परिवर्तित हो रहे हैं। तो आप पाएंगे कि यहाँ से हमने मिडिल से इसको स्प्लिट किया है, और पी एम ओ सी को हमने मिडिल से क्या किया है, रिवर्स लिख दिया है। मिडिल से क्या किया गया है, अल्फाबेट्स को रिवर्स माने होता है पलट कर लिखना, रिवर्स लिख दिया गया, पलट कर लिख दिया गया। ऐसे ही हमने इसमें भी आर ई टी यू लिखा है। सेम मैनेजर में हम इस बात को अप्लाई करेंगे, यहाँ से इसको स्प्लिट करेंगे और लिखेंगे ए एन ए एम, और इसको भी लिखेंगे एस आर ई जी, एस आर ई जी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं, चेंज ऑफ प्लेस ऑफ अल्फाबेट। टाइप नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप नंबर 4 में क्या है, लॉजिक। इटसेल्फ कोडेड होते हैं। इटसेल्फ कोडेड होने का मतलब है कि जो जिसके सामने है वही उसका क्या है, कोड है। इटसेल्फ कोडेड का मतलब है कि जो भी कोड है उसके सामने उसका कोड लिखा गया है। देखिए इटसेल्फ कोडेड में कैसे पता चलेगा कि इटसेल्फ कोडेड का हमें लॉजिक लगाना है। जैसे हमने आपसे बताया कि चेंज ऑफ प्लेस में क्या होता है कि कोई भी नया अल्फाबेट आपको नहीं मिलता है, ठीक है। वैसे ही इटसेल्फ कोडेड के लिए हमारे पास पहला पॉइंट है, in given words at least one alphabet code is common। देखिए हिंदी में इस बात को समझ लीजिए, इन गिवन वर्ड्स एट लीस्ट वन अल्फाबेट कोड इज कॉमन का मतलब है कि दिए गए शब्द में कम से कम एक, कम से कम मतलब एक से ज़्यादा होंगे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक शब्द का जो कोड है वो हमारा क्या होगा, समान होगा। इन गिवन वर्ड्स एट लीस्ट वन अल्फाबेट कोड इज कॉमन, दिए गए शब्द में कम से कम एक अल्फाबेट का कोड हमारा क्या होगा, समान होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अगर ये कंडीशन अगर मान लीजिए कभी नहीं मिलती है तो एक क्वेश्चन होता है तो कंडीशन नंबर 2 से पूछा जाता है। ये हमारे पास क्या है, कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है शर्त।
सेकंड कंडीशन है फाइंडिंग वर्ड इज मेड बाय गिवन वर्ड्स अल्फाबेट। फाइंडिंग वर्ड इज मेड बाय गिवन वर्ड्स अल्फाबेट, कहने का मतलब है हिंदी में फाइंडिंग वर्ड का मतलब है कि जो शब्द आपको निकालना है इज मेड बाय गिवन वर्ड्स अल्फाबेट, जो शब्द आपको दिया गया है उसी से मिलकर के बना होगा। ठीक है, फाइंडिंग वर्ड इज मेड बाय गिवन वर्ड्स अल्फाबेट, जो शब्द आपको निकालना है वो दिए गए शब्द के अल्फाबेट से ही मिलकर के बना होगा। इस बात को आप समझते हैं कौन से कोड में, इटसेल्फ कोडेड के अंतर्गत इस बात को हम लोग समझते हैं। नोट कर लीजिए इस बात को। क्वेश्चन से समझते हैं इस बात को। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए एक वर्ड दिया गया है हमारे पास स्टेबल, STABLE, और इसको कोड किया गया 1 2 3 4 5 6 एंड दूसरा वर्ड है हमारे पास लेबर, LABOUR, लेबर। इसको लिखा गया 5 3 4 7 8 9 7 8 9। आपसे कह रहे हैं कि फाइंड करना है आपको, फाइंड द कोड ऑफ बॉटल। स्टेबल को ये लिखा गया है, लेबर को ये लिखा गया है, बॉटल का कोड हमें फाइंड करना है। देखिए ठीक है, सबसे पहले इटसेल्फ कोडेड की कंडीशन आपको बताई गई है। क्या कंडीशन है कि कम से कम एक वर्ड का कोड क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, या फिर ये शर्त जब पहली नहीं लगेगी तो दूसरी शर्त है कि जो हमें शब्द निकालना है जिसका कोड वो दिए गए ही शब्द से मिलकर बना होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं कि ए का कोड, तो सबसे पहले आप देखें ए का कोड 3 है, यहाँ भी 3 है, हमें 1 चाहिए। वैसे बी भी यहाँ पर है, एल भी है, यहाँ पे तो एक से ज़्यादा वर्ड आपको सेम मिल रहे हैं, लेकिन कम से कम एक मिल जाएगा। तो हम ये समझ गए कि यहाँ पर इटसेल्फ कोडेड का लॉजिक है, और इटसेल्फ कोडेड का मतलब होता है जो जिसके सामने है वही उसका क्या है, कोड है। जो जिसके सामने वही उसका कोड है, हमें अलग से कोई लॉजिक सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बी का कोड कितना है 4, ओ का कोड कितना है 7, टी का कोड है हमारे पास 2, एल का कोड कितना है 5, और ई का कोड है हमारे पास 6। तो आंसर हो जाएगा 4 7 2 2 5 6। नोट कर लीजिए इस बात को।
क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे लिखा गया है मदर को लिखा गया है इफ 3 हैज $3 हैज $4 1 एट द रेट, और फाइंड करने के लिए हमसे कह रहे हैं ROME, रोम का कोड हमें बताना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मदर में हमारे पास कोई ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं है कि एटलीस्ट 1 अल्फ़ाबेट का कोड क्या हो, कॉमन हो। जब पहली कंडीशन हमारी नहीं बन रही है तो आप देख सकते हैं कि हमने दूसरी शर्त आपको बताई है कि जो शब्द आपको फाइंड करना है वो दिए गए शब्द के अल्फ़ाबेट से ही क्या होना चाहिए, बनकर मिलकर बना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोम जो शब्द है वो मदर के अल्फ़ाबेट्स का यूज किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक हम यूज करेंगे, इटसेल्फ कोडेड। तो इटसेल्फ कोडेड में जो जिसके सामने वही उसका कोड है। अच्छा, यहाँ पर नंबर भी हो सकते हैं, सिंबल का भी यूज हो सकता है। तो देखिए आर का जो सिंबल है वो क्या है, @ है। ओ के लिए जो है हैश का प्रयोग किया गया है, एम के लिए 3 और ई के लिए 1। तो आंसर हो जाएगा @#3 1। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ MACHI मसीह, इसको लिखा जा रहा है 3% 2 @5 $7। 3% 2 $5 7। Find the code of फाइंड द कोड ऑफ चाइना। चाइना का कोड बताना है। देखिए करके आप लोग। तो यहाँ पहली शर्त नहीं लग रही, कम से कम एक अल्फ़ाबेट का कोड कॉमन नहीं है। देखिए हमने इस पे 2 सवाल इसलिए कराए क्योंकि ये आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चाइना वर्ड है वो मशीन से ही मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर भी आपके पास जो लॉजिक है वो कौन सा है, इटसेल्फ कोडेड का। और इटसेल्फ कोडेड में जो जिसके सामने है वही उसका क्या है, कोड है। ठीक है, अब यहाँ पर सी के सामने आपके पास 2 है तो सी का कोड हो जाएगा 2। एच का कोड हो जाएगा हमारे पास @ आई के लिए हमारे पास 5, एन के लिए $, और ए के लिए हमारे पास है परसेंटेज। तो आंसर हो जाएगा 2 $5 परसेंटेज। नोट कर लीजिए इस बात को। टाइप नंबर 5 देखेंगे हम लोग। देखिए टाइप नंबर 5 में क्या है, जैसे लिखा गया है इफ, यदि 5 6 8 लिखा गया है सी इज ब्यूटीफुल, 7 8 4 का लिखा गया है राम इज गुड, 6 9 4 का लिखा गया है
राम एंड सी। ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 5, 6, 8 को ये लिखा गया है, ठीक है। ये नंबर्स में भी होते हैं और कभी कभी इनका कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, वो क्वेश्चन भी अभी एक हम लोग देख लेंगे कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखिए यहाँ पर करने का तरीका क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है कि जो भी वर्ड आपको फाइंड करना है, जो फाइंडिंग वर्ड है, एटलीस्ट फाइंडिंग वर्ड इज कॉमन एटलीस्ट 2 sentences, LHS and RHS। देखिए आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए हमने ये बात करी तो ये हमारा कौन सा एंड है, राइट एंड है, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट एंड है। तो ये RHS हुआ और ये LHS हुआ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फाइंडिंग वर्ड इज कॉमन एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस, LHS एंड RHS। LHS या RHS जो भी आप देख रहे हैं उसमें जो शब्द आप निकालना चाह रहे हैं वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो कॉमन है देन इट्स कोड इज आल्सो कॉमन। तो उसका कोड भी कहीं ना कहीं क्या होगा, कॉमन होगा। क्या बताया जा रहा है, फाइंडिंग वर्ड इज कॉमन एटलीस्ट 2 सेंटेंस है, LHS एंड RHS। RHS या RHS मान लीजिए कुछ भी पूछा जा रहा है, 8 का पूछा जा रहा है, गुड का पूछा जा रहा है, तो वो आप देखेंगे कहाँ पे है, LHS में है, RHS में है। और अगर वो कॉमन है तो उसका कोड भी क्या होगा, देन इट्स कोड इज आल्सो कॉमन, उसका कोड भी क्या होगा, कॉमन होगा। यहाँ पर पोजीशन से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अभी ये बातें हम लोग क्वेश्चन में भी समझ लेंगे। तो पहला स्टेप में हम इस बात को देखते हैं, अगर इससे हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो स्टेप 2 का हम लोग यूज करते हैं। मान लीजिए जो शब्द पूछा जा रहा है वो कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, इफ फाइंडिंग वर्ड इज नॉट कॉमन देन फाइंड इट्स अदर वर्ड कोड, then find its other word codes। इस बात का क्या मतलब है कि if finding word is not common then find its other words code। यदि मान लीजिए जो शब्द आपसे पूछा जा रहा है वो कॉमन नहीं है, मान लीजिए एंड का पूछा जा रहा है और एंड कहीं पर कॉमन नहीं है, तो उसके साथ वाले जो शब्द है उनका कोड आप फाइंड करके एंड निकाल सकते हैं। जैसे एंड कॉमन नहीं है तो एंड के साथ राम और सी लगा हुआ है, तो अगर कहीं से राम और सी का कोड पता चल जाए आपको तो एंड का कोड आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं। अब देखिए इस इंफॉर्मेशन में सीसेट में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, बाइंडिंग वगैरह की अगर आप बात करेंगे तो 4-5 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपसे फाइंड कोड ऑफ राम। आपसे कहा जा रहा है राम का कोड क्या होगा। अब देखिए राम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो राम इस सेंटेंस में तो कहीं नहीं है, लेकिन सेकंड और थर्ड सेंटेंस में राम है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि राम के साथ में आपको चेक करना है कहीं कुछ और कॉमन तो नहीं है, तो कुछ और कॉमन नहीं है। तो अगर राम हमारा RHS में कॉमन है तो LHS में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास क्या कॉमन है, 4। पोजीशन से हमने कहा कोई मतलब नहीं है, 4 यहाँ लिखा है, कहीं भी लिखा होता है, कॉमन होना चाहिए। तो राम का कोड क्या हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड कोड ऑफ सी। आपसे कह रहा है सी का कोड क्या होगा। तो देख सकते हैं सी हमारे फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में कॉमन है। फर्स्ट में सी है, सी इज ब्यूटीफुल, राम एंड सी में सी है, तो यहाँ पर सी के साथ में कुछ और वर्ड कॉमन नहीं है। सी का कोड यहाँ पर 694 है और यहाँ 568 है, तो इन दोनों में अगर हम देखें तो 6 सी के लिए हमारे पास 6 जो है वो कॉमन है। 6 इन दोनों सेंटेंसेस में कॉमन है। इस और यहाँ पर क्या कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में सी, इसलिए सी का कोड कितना हो जाएगा, 6। मान लीजिए आपसे फाइंड करने के लिए कहते हैं फाइंड
कोड ऑफ एंड। तो देख सकते हैं एंड कहीं भी कॉमन नहीं है, तो इसमें पहली शर्त काम नहीं करेगी, दूसरी शर्त हम लोग अप्लाई करेंगे। दूसरी शर्त में क्या है भाई कि अगर वो वर्ड कॉमन नहीं है तो उसके साथ वाले वर्ड्स का कोड हम निकाल सकते हैं। यहाँ हमने ऑलरेडी राम और सी का कोड 4 और 6 निकाल रखा है, तो इसमें से 4 और 6 अगर कैंसिल कर देंगे तो एंड के लिए जो कोड बचेगा वो क्या बचेगा 9। क्या बताया हमने कि अगर कोई ऐसा शब्द हमसे पूछा जा रहा है जो कॉमन नहीं है तो उसके साथ वाले शब्दों की कोड आप निकाल करके उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है टिक पिक ने। टिक पिक ने को लिखा गया है राम इज गुड। फिर लिखा गया है पिक सा। लिखा गया है श्याम इज बैड। श्याम इज बैड। अब आपसे मान लीजिए दो ही सेंटेंस दिए गए हैं, इफ ऐसा लिखा हुआ है। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड, पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोड ऑफ इज। इज को क्या कहा गया है? देखिए ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं टिक पिक ने पिक नु साथ, तो इनका भी नंबर सेम वैसे ही है जैसे कि हम लोग नंबर 5 6 8 अभी लिख रहे थे, तो सेम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेम लॉजिक हम लोग वैसे ही अप्लाई करेंगे। तो अगर आप देखिए इज, तो इज फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है और इसके साथ में कोई अदर वर्ड कॉमन नहीं है। तो इज अगर कॉमन है हमारा RHS में, तो LHS में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। कौन सा वर्ड कॉमन है? पिक। पोजीशन का कोई रूल नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पिक। ठीक है। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से पूछा जाता, फाइंड द कोड ऑफ गुड। आपसे पूछा जा रहा है गुड का कोड बताएं। तो आप देख रहे हैं राम इज गुड, श्याम इज बैड, इन दोनों में गुड कॉमन नहीं है। अच्छा, पहला मेथड तो आपका फेल हो गया। दूसरे तरीके में बताया गया था कि गुड के जो साथ वाले अल्फाबेट हैं उनका कोड आप निकाल के एलिमिनेट कर दें। तो यहाँ पर देख सकते हैं इज तो आपने निकाल लिया, मतलब कहीं ना कहीं पिक तो कैंसिल हो गया है, लेकिन साथ में राम लगा हुआ और राम का कोड हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं गिवन इन्फॉर्मेशन में। तो ऐसी सिचुएशन में हम गुड का आंसर क्या लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर आंसर में ऑप्शंस की प्रायोरिटी आप समझिए। देखिए पहला ऑप्शन आपका हो सकता है, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है? टिक और ने, क्योंकि हम कंफर्म नहीं है कि टिक होगा या नहीं होगा। टिक अथवा हिंदी में इसको बोलते हैं टिक अथवा एनी में से कोई एक आंसर है, या तो टिक होगा या एनी। इंडिविजुअल अगर ये लिखा हुआ तो सही नहीं होगा, ये दोनों साथ में लिखे गए हैं तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है, देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है, अगर ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमें ऑप्शन में नहीं मिलती है तो सेकंड प्रायोरिटी है हमारी CND। CND का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हिंदी में बोलते हैं ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। इसी ऑप्शन को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग कभी कभी लिखते हैं डाटा इज इनएडुकेट। डाटा इज इनएडुकेट का मतलब है आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे हैं। आंकड़े क्या हैं? अधूरे हैं। CND या डाटा इज इनएडुकेट का मतलब सेम ही है। और अगर ये दोनों बातें नहीं मिलती हैं ऑप्शन को, फर्स्ट भी नहीं मिलता है, सेकंड प्रायोरिटी भी नहीं मिलती, तो आप ऑप्शन में थर्ड प्रायोरिटी पे जाएंगे और उसको बोलते हैं नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मान लो सर
ये तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं और एक और ऑप्शन साथ में दिया गया है टिक मान लीजिए, तो क्या टिक आप इसमें आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आप ये समझिए सबसे बेस्ट प्रायोरिटी है आंसर की ये, अगर ये आपके पास है तो ये क्लिक करेंगे, जब ये नहीं है तब आप CND या डाटा इनएडुकेट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, और जब दोनों ही ऑप्शन में आपके ना हो तब आप कहीं जा करके नन ऑफ बीच की तरफ जाते हैं। नन ऑफ बीच का मतलब होता है ऑप्शन में कि जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उसमें वो बात जो आंसर आपका है वो अवेलेबल नहीं है, तब आप किसको क्लिक करते हैं, नन ऑफ बीच को। तो ऑप्शंस की भी प्रायोरिटी हमें समझ में आनी चाहिए, नहीं तो हमें क्वेश्चन आते हुए भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो टाइप नंबर 5 के बाद में हम लोग बात करते हैं टाइप नंबर 6 की। टाइप नंबर 6 में किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास पुटअप होते हैं, देखिए यहाँ पर इफ, यदि, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, इफ ग्रीन इज कॉल्ड रेड, हरे को क्या कहा जा रहा है, रेड माने लाल कहा जा रहा है। इफ ग्रीन इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, लाल को हम लोग क्या कह रहे हैं, पीला कह रहे हैं। येलो इज कॉल्ड वाइट, पीले को हम लोग सफेद कह रहे हैं। वाइट इज कॉल्ड ब्लू, सफेद को हम लोग नीला कह रहे हैं। हमने हरे को लाल कहा, लाल को क्या कहा गया है, पीला, पीले को क्या कहा गया है, सफेद, और व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, सफेद को हमने क्या कहा है, नीला कहा। अब ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड कलर ऑफ ब्लड, जो खून है, खून का रंग क्या होगा, हिंदी में होगा खून का रंग क्या होगा। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसको एक्चुअल माने वास्तव में उसका कलर या उसको क्या कहते हैं, और देन आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें वन स्टेप में उसे क्या कहा गया है, बस यही आपको चेक करना है। जैसे कि मान लीजिए ब्लड, तो ब्लड का जो कलर है वो क्या है, लाल है, और लाल को हमने एक स्टेप में क्या कहा है, येलो, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, येलो माने पीला। दिस इज अवर आंसर। मान लीजिए हम एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, फाइंड कलर ऑफ मिल्क, हम आपसे पूछते हैं दूध का रंग बताएं, ठीक है। तो आप जानते हैं दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। बहुत साइंटिफिकली आपको नहीं आना है, जनरली आपको जो चीज़ें सबको पता है कि मिल्क का कलर क्या है, वाइट, तो वाइट को हमने यहाँ पर क्या कहा है, ब्लू, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू माने नीला। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कलर ऑफ, फाइंड द कलर ऑफ स्काई, आकाश का रंग क्या होता है। अब देखिए आप समझते हैं आकाश का रंग क्या है, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि सर ब्लू के आगे हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि हमने व्हाइट को ब्लू कहा है, ब्लू को क्या कहा गया है ये हमें इंफॉर्मेशन में गिवन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर ब्लू ही लिख देते हैं, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो ब्लू से कहाँ जाते हैं, वो ग्रीन पे आ जाते हैं, सोचते हैं साइकिल इस तरीके से चल रही है। लेकिन इसका जो अप्रोप्रिएट जो सही आंसर है वो ये है कि हम इस क्वेश्चन का आंसर डिफाइन नहीं कर सकते, CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसमें हमेशा यही आंसर होता है, CND मतलब निर्धारित नहीं कर सकते, या डाटा इज इनएडुकेट, निर्धारित नहीं कर सकते, या आंकड़े क्या हैं, अधूरे हैं, ठीक है, डाटा इज इनएडुकेट। एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं,
स्कूल इज कॉल्ड हॉस्पिटल, यदि विद्यालय को हम लोग क्या कह रहे हैं, हॉस्पिटल कह रहे हैं, हॉस्पिटल इज कॉल्ड, हॉस्पिटल इज कॉल्ड लाइब्रेरी, हॉस्पिटल को हम लोग लाइब्रेरी कह रहे हैं, पुस्तकालय कह रहे हैं, लाइब्रेरी इज कॉल्ड कोर्ट, और पुस्तकालय को हम लोग न्यायालय कह रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया वेयर वी गो फॉर स्टडी, हम पढ़ने कहाँ जाते हैं। तो देखिए वैसे हम जनरली जो हमारा आंसर है वो पढ़ने हम जाते हैं स्कूल में, लेकिन यहाँ पर हम इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन भी स्कूल को क्या कह रहे हैं, हॉस्पिटल कह रहे हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल। एक क्वेश्चन और इसमें, जैसे कि अगर पूछा जाए वेयर वी गो फॉर जस्टिस, हम न्याय के लिए कहाँ जाते हैं, तो न्याय के लिए हम न्यायालय जाते हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि लाइब्रेरी को कोर्ट कहा गया, कोर्ट को आगे प्रोसीड नहीं किया गया है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो होगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, याद नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन कल करेंगे और कल नया चैप्टर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।